हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और हम लोगों ने देखा था कि इंडिविजुअल केस में कैसे रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस प्रूफ करते हैं और बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशंस क्या होती है उस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए थे। तो आई गेस रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सेप्शंस भी हम लोगों ने देख लिया था बेसिक कंडीशंस की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ही इज़ अ क्रू इन अ इंडियन शिप कंपनी अगर है या वो इंडिया छोड़ करके जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वो इंडिया में कुछ समय के लिए विजिट करने आता है। सो ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने देखा था जो कि बेसिक कंडीशंस के एक्सेप्शंस थे, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पहली कंडीशन यानी कि 182 डेज वाली कंडीशन ही फुलफिल करते हैं, बाकी दूसरी कंडीशन हमको उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने देखा था और उसके बाद से हमने बताया था कि इंडिविजुअल के अलावा जितने भी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो HUF हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो अदर पर्सन्स हो, उन केस में हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते हैं। बहुत आसान हो जाता है अगर आपका इंडिविजुअल का कंसेप्ट हो गया क्लियर, क्योंकि इंडिविजुअल्स में ही थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, बाकी चीजें बहुत इजी है, बहुत इजी गोइंग हम लोग रेसिडेंशियल और रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा और हमें ये पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस चार्ट को सारे बच्चे बना लेंगे। 2 मिनट का मैं समय देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने आपको बहुत समराइज तरीके में बहुत छोटे में बना करके दे दिया है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए, सो बेसिकली हम पढ़ते हैं तो हमने पर्सन में देखा था कि इंडिविजुअल होता है और उसके बाद से HUF होता है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी होती है और अदर पर्सन्स होते हैं। अदर पर्सन का मतलब AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसमें जब हम ध्यान देते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां पे लिखा है HUF और HUF के आगे रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और ROR हम प्रूफ कर सकते हैं। और इस केस में हम लोगों ने देखा है कि सेम एज इंडिविजुअल, यानी कि HUF का जो कंसेप्ट जाता है, HUF का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल किसकी तरह है, इंडिविजुअल की तरह है। बिल्कुल किसकी तरीके से है, इंडिविजुअल की तरह से। यानी कि HUF के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी कंसेप्ट होगा वो सेम एज इंडिविजुअल के कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक, मामला फंसता है कि जब हम निकाल रहे होंगे HUF के केस में रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इंडिविजुअल में तो एक आदमी होता है, बट हिंदू अनडिवाइड फैमिली में तो बहुत लोग होते हैं। तो ये HUF के केस में कैसे निकालते हैं, तो HUF के केस में हम मान के चलते हैं कि जो कर्ता होता है वही मैनेजिंग बॉडी होती है। बहुत रेयर केस में क्या होता है, कोई मैनेजर भी होता है को पार्टनर में से ही, बट अगर मोस्ट ऑफ द केस में कर्ता ही जो होता है वो क्या होता है, मेन पर्सन होता है जो कि कंट्रोल और मैनेज करता है। तो इस केस में हम जो रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं वो कर्ता की देखते हैं कि कर्ता जो है वो डिसीजन कहां से ले रहा है या जहां पे डिसीजन बॉडी है वो कहां पे है। अगर वो डिसीजन बॉडी जो है, जो कर्ता ले रहा है, अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में वो रेसिडेंट हो जाएगा। और अगर वो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि कर्ता जो है वो एडिशनल कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई करता है, 730 दिन वाली और 10 में से 2 रेसिडेंट वाली, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है तो वो पर्सन बन जाता है ROR। ठीक, यानी कि HUF के केस में हम कर्ता या किसी मैनेजर का देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, और अगर वो रेसिडेंट हो गया है तो हम उसको चेक करते हैं कि वो ROR है या फिर RNOR। किस केस में, HUF के केस में। लेकिन बाकी सारे केसेस जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। बाकी केसेस के लिए जब हम ध्यान दें तो वहां पे लिखा है पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म के आगे देखो ध्यान से क्या लिखा है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के केस में हम क्या देखते हैं, कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है, या कंट्रोल और मैनेजमेंट हो कहां से रहा है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से हो रहा होगा तो वो होगा रेसिडेंट, और अगर वो कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होगा तो वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट।
यानी कि आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या सर वो ROR और RNOR भी हो सकता है, तो यहां पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के केस में ROR और RNOR नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या देखते हैं, रेसिडेंट प्रूफ करने के लिए हम देखते हैं कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उसका आउटसाइड इंडिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। यहां पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, होली और पार्शली। या तो पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में हो, या अगर पार्शली कंट्रोल भी अगर इंडिया से होता है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। यानी कि अगर पूरा का पूरा कंट्रोल बाहर होगा तभी वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत भी कंट्रोल इंडिया में हो गया तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। क्लियर हो गया। कंट्रोल के हिसाब से होली है इंडिया तो पार्शली है तो भी रेसिडेंट, और अगर होली पार्शली कुछ नहीं है यानी कि कंट्रोल है ही नहीं तो उस केस में नॉन रेसिडेंट। आओ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डज नॉट मीन राइट टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। यानी कि मैंने अगर आपको अधिकार दे दिया कि आप कंट्रोल और मैनेज करो तो अधिकार की बात नहीं कर रहा है, ये यहां किसकी बात कर रहा है, प्लेस। किस प्लेस पे आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट है। तो अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल का प्लेस जो है वो इंडिया में है या वहां से आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो रेसिडेंट है, और जिस प्लेस से आप जहां कंट्रोल कर रहे हो वो अगर नॉन रेसिडेंट हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर हेड सीट एंड डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड। यहाँ पे यानी कि हेड जहां बैठता है यहाँ पे पार्टनर्स बैठ के डिसीजन लेते हैं। अगर पार्टनर्स जो डिसीजन ले रहे हैं जहां पे बैठ करके उस पर्टिकुलर प्लेस पे, अगर वो प्लेस इंडिया में है तब वो रेसिडेंट है, और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया। क्लियर, यस सर। तीसरा केस हमारे पास है कंपनी। कंपनी के लिए ध्यान से मेरी बात एक सुन लेना, और ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% इस तरीके से आता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ कंपनी की। तो कंपनी के लिए याद रखना कि अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर वो क्या है, इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होता है या जिसका हेड ऑफिस इंडिया में होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस अगर उसकी इंडिया में है तो वो हो गई इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी अगर है तो वो हमेशा हमेशा रेसिडेंट होगी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा हमेशा क्या होगी, रेसिडेंट होगी। इस लाइन को देख लो ध्यान से, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट। यानी कि इंडियन कंपनी अगर आपसे पूछ लिया तो आपको क्वेश्चन उससे पूछना ही नहीं है साहब। सीधी सी बात है कि अगर इंडिया में वो रजिस्टर्ड है इसका मतलब कि वो इंडियन कंपनी है, और अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो क्या है, रेसिडेंट है। अच्छा, अगर वो फॉरेन कंपनी है, अगर वो कंपनी कहां की है, फॉरेन, इंडिया के लिए सोचना नहीं है। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी केस में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है तो वो मेरा नॉन रेसिडेंट। इसमें भी ROR और RNOR का केस नहीं होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात करें, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या की बात करें तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस आर टेकन। वो प्लेस जहां पे आपका की डिसीजन, कॉमर्शियल डिसीजन या की मैनेजमेंट जो है वो आपका बैठता है, वो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे कि हेड ऑफिस हो सकता है, हेड ऑफिस पे सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, या ऐसा कोई भी प्लेस हो सकता है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ करके कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं। बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट मैं यूज कर रहा हूं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, या जो बड़े डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसीजन, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन।
तो जो टॉप लेवल डिसीजन जहां पे लिया जा रहा है वो उस प्लेस की बात कर रहा है, और उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तब तो साहब कोई दिक्कत नहीं, तब तो वो इंडियन कंपनी है, भले वो फॉरेन कंपनी होगी फिर भी वो रेसिडेंट कहलाएगी। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस का बाहर है तो उस केस में वो क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी थी ही, बाहर से ही वो ऑपरेट होती है, बाहर ही उसका मैनेजमेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट। ठीक, आरओआर और आरएनओआर का केस एप्लीकेबल इसमें नहीं होता है। लास्ट आपका बचता है अदर पर्सन। अदर पर्सन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म की तरह चलता है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है होली और पार्शली तो वो रेसिडेंट, और अगर वो बिल्कुल ही नहीं यहाँ पे होती है, उसका कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्लियर हो गया? कितने आसानी से हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के अंदर में पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। इसके की पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जैसे निकालते थे, एचयूएफ के केस में सेम एज इंडिविजुअल, वहां पे कर्ता और मैनेजर को देखते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के केस में हम लोग कंट्रोल और मैनेजमेंट देखते हैं, अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट, और अगर इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट, होली देखते हैं या फिर पार्शली देखते हैं। ठीक, कंपनी केस में हम लोग देखे हैं, इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट ही होगी हमेशा, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो मैनेजमेंट यहां से हो रहा है, इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है, या प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन में है। इंडिया में है रेसिडेंट, फॉरेन में है नॉन रेसिडेंट। और लास्ट हम लोगों ने देखा क्या, अदर पर्सन, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए तो वो सेम एज किसकी तरह होता है, पार्टनरशिप फर्म की तरह। इंडिया से मैनेज होता है तो रेसिडेंट, और इंडिया से मैनेज नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक, आई गेस अब हम लोग का सारे के सारे प्रोविजंस खत्म हो गए हैं, सारे के सारी चीजें रेसिडेंशियल स्टेटस की ओवर हो गई। अब हमें एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और इस तरीके से हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक कंप्लीट। सो चलिए हम एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपके सामने, और आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अभी। चाइनीज डॉक्टर, चाइना से डॉक्टर आया है, चाइनीज डॉक्टर तो होते बड़े खतरनाक है लेकिन चलिए फिर भी, अ चाइनीज डॉक्टर अपॉइंटेड इन इंडिया ऑन 1 मई 2016। एक चाइनीज डॉक्टर है जो कि अपॉइंट हुआ है इंडिया में 1 मई 2016 को। ठीक है, ऑन 1 मार्च 2017, ऑन 1 मार्च 2017 ही लेफ्ट फॉर जापान ऑन डेप्यूटेशन। उसको डेप्यूटेशन भेज दिया कब, 1 मार्च 2017 को। ठीक है, 1 मई को आया और 1 मार्च को चला गया। ऑन 1 मई 2018 को फिर से आ गया, ही केम टू इंडिया एंड लेफ्ट फॉर अमेरिका ऑन 31 अक्टूबर 2018। 1 मई 2018 को आया और अमेरिका के लिए लेफ्ट कर गया 31 अक्टूबर 2018 को। He again returned to India on 2 Feb 2020 और वापस इंडिया में आ गया 2 फरवरी 2020 को। इसका आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए। चलिए, कितने बार आया गया, पहले तो ये देखो, बहुत इधर उधर करता था बेचारा, क्या करोगे। ठीक, तो कई बार वो आया गया इंडिया में, कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 2016-17 ये है हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक, 2016-17 में वो कब आया है, 1 मई को आया है, तो 1 मई को तो एंटर किया, एरो का मतलब आया, और 16-17 में ही, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017 को, तो 31 मार्च 2017 के पहले ही 1 मार्च, इसका मतलब कि 1 मार्च को वो चला गया। ठीक है, ठीक है, फिर वो वापस कब आया, 1 मई 2018 को, इसका मतलब कि 17-18 में तो वो था ही नहीं। बोलो, 17-18 में तो वो था ही नहीं।
और 18-19 की बात करें तो ये आया है 1 मई को, ठीक, 1 मई को वो आया है और वो वापस कब जा रहा है, 31 अक्टूबर 2018 को, यानी कि इसी साल, यानी कि 31 अक्टूबर को वो चला गया, वो चला गया। फिर 2019-20 की बात करें तो वो फिर कब आया, 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2020 को आया है। इसका मतलब कि 19-20 है, 19-20 को वो कब आया है, 2 फैब को आया है और उसके बाद वो 31 मार्च तक गया नहीं, यानी कि नहीं गया, यानी कि वो इस साल रह गया है पूरा। यही क्वेश्चन है। क्या इसमें कोई दिक्कत, मैंने तो सिर्फ डेट में पुट किया है, कैसे आया कैसे गया। चलिए अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व, ऐसे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ना डेट बहुत क्लियर होना चाहिए और किस मंथ में कितने डेज आते हैं ये क्लियर होना चाहिए, और आपको ईयर भी ध्यान देना है कि वो लीप ईयर तो नहीं था। ये सारी बेसिक एसेंशियल चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि कितने मंथ का डेज होता है, कितने डेज का मंथ होता है, कितने उसमें 31 डेज है कि 30 डेज है, वो लीप ईयर तो नहीं है, वो फैब का दिन देखना पड़ता है, एक साल में कितने दिन रहा, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। इसीलिए इसमें आपको कमांड तभी होगा जब सारी ये चीजें क्लियर हैं आपको। चलिए देखते हैं। एक स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब कभी भी हम डेट निकालते हैं तो उसमें डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों लिया जाता है, यानी कि जिस दिन वो भारत की धरती पे ऐसे कदम रख दिया, जिस दिन वो भारत की धरती पे कदम रख दिया वो दिन भी ले लिया जाएगा, और जिस दिन वो जा रहा है भारत की धरती छोड़ करके वो दिन भी लिया जाएगा कि उस दिन भी वो इंडिया में था। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 मई भी लिया जाएगा और 1 मार्च भी लिया जाएगा। इसका मतलब कि अब जरा हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 1 मई को आया है, जल्दी से बताओ मई में कितना दिन होता है। सर मैं बताऊंगा, मई में होता है 31 डेज, इसका मतलब कि वो 31 डेज पूरा रहा। जून में कितना होता है सर, मैं बताऊंगा, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31, अगस्त में होता है 31, सितंबर में होता है 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में भी 31, जनवरी में भी 31, फरवरी, अब जल्दी से बताओ 2016-17 यानी कि फरवरी 17 की, 2017 की जो फरवरी थी उसमें आपके 28 दिन थे। कितने दिन थे? 28 दिन, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं था और वो 1 मार्च को जा रहा है तो हम 1 मार्च भी ले लेंगे। हम 31 दिन जिस दिन आया वो भी ले लिए और वो जिस दिन गया वो भी दिन ले लिए, यानी कि वो व्यक्ति 1 मई 2016 से 1 मार्च के बीच में इतने दिन वो इंडिया में रहा। कितने दिन रहा? तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिन एक्स्ट्रा है -2, 7 दिन एक्स्ट्रा है -2, यानी कि 5 दिन एक्स्ट्रा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 300 × 10, तो इसको लिख सकते हो 30 × 10 + 5। या तो आप इस तरीके से जैसे भी आपकी कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो, और ये दिन आ गया आपका 305। कितने दिन आ गए? 305। सारे बच्चे आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप उसको बिल्कुल आराम से भी क्लियर उसको देख लेना, ठीक है। तो ये आपके हो गए 305 दिन, यहां तक कोई समस्या? ठीक। 31 + 30 + 30 ऐसे मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ये है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
ठीक है, कितने दिन हो गए? 305 दिन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 - 2, ठीक, 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि 30 × 10 305। 305 दिन वो रहा है किस साल? इस साल। 17-18 में वो कितने दिन रहा? 17-18 में रहा वो नील, यानी कि कोई भी दिन नहीं रहा। 16-17 में 305 दिन, 17-18 में कोई दिन नहीं। अब 18-19 की बात करते हैं। 18-19 में वो आया कब? मई में, तो मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, सितंबर में होते हैं 30 दिन, और अक्टूबर में वो कब गया है? 31 अक्टूबर को। अगर 31 को गया है इसका मतलब कि 31 भी ले लेंगे, तो यहां पे हमारा 31 भी ऐड हो जाएगा। ये टोटल दिन वो रहा, तो इसको ऐड कर लो। 1 2 3 4 दिन एक्स्ट्रा है, यानी कि +4, और 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 × 6, ये हो जाएगा 180 और 184 दिन, ठीक है। चलिए, आप लोग नॉर्मली भी काउंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं लास्ट ईयर, 2 फरवरी को आया, इसका मतलब कि वो पूरे साल था ही नहीं। फरवरी 2019-20, बताओ 2020 लीप ईयर होता है क्या? 2020 लीप ईयर होता है क्या? हाँ सर, 2020 तो लीप ईयर होता है। सर कैसे लीप ईयर निकालते हैं? मैंने कहा कि उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि वो लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब कि 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसका मतलब कि 2020 इज अ लीप ईयर, ठीक है सर। 2 फरवरी को आया, बताओ फरवरी में कितने दिन होते हैं? सर फरवरी में होते हैं 29 दिन, लेकिन 29 में से तो 2 दिन चला गया, ठीक। 29 दिन होते हैं, लेकिन 29 में 1 दिन चला गया, सॉरी, क्योंकि 2 तारीख को आया, लेकिन 2 तारीख तो ले लेंगे। तो वो कितने दिन रहा? 29 - 1, यानी कि वो कितने दिन रहा? 28 दिन। कितने दिन रहा? 28 दिन। मार्च में वो कितने दिन रहा? 31 दिन, यानी कि वो हो गया 59 डेज। क्या हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन कर ली? यस सर। 16-17 में वो रहा है 305 दिन, 17-18 में एक भी दिन नहीं रहा, 18-19 में सर रहा है वो 184 दिन, और 19-20 में सर रहा है वो 59 दिन। क्या हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया? यस सर, हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब हमारा मेन काम क्या है? हमारा काम है रेसिडेंशियल स्टेटस का चेक करना। चलिए जल्दी से बताओ, इस वाले पार्ट में मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? सर इस वाले क्वेश्चन में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो ये है। जल्दी से बताओ, इस साल वो कितने दिन रहा? सर इस साल वो 59 डेज रहा। क्या इस साल वो कितने दिन रहा? 59 डेज। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले हमें लगाना है बेसिक कंडीशन। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? बेसिक कंडीशन। जल्दी से बताओ बेसिक कंडीशन क्या थी? सर बेसिक कंडीशन एक बार मैं हम लोग कॉपी में पलट भी ले रहे हैं, जब तक आप लोग कॉपी में देख लो, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। बेसिक कंडीशन ये थी कि इस साल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में या तो 182 दिन रहा हो या उससे ज्यादा, और पिछले 4 साल में 365 दिन से ज्यादा रहा हो या 365 दिन रहा हो, और इस साल वो कम से कम 60 दिन रहा हो। कम से कम 60 दिन रहा हो। जल्दी से बताओ इस साल वो कितने दिन था? सर इस साल तो वो है सिर्फ 59 दिन। इसका मतलब कि 60 दिन से कम है। इसका मतलब कि सर पहली कंडीशन तो वैसे ही फुलफिल नहीं किया, दूसरी भी नहीं किया। दोनों के दोनों बेसिक कंडीशन ये जनाब फुलफिल नहीं किए, और जब ये बेसिक कंडीशन फुलफिल ही नहीं किए तो बाकी क्वेश्चन से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ही इज अ नॉन रेसिडेंट। क्या कोई समस्या है बच्चों? 1 मिनट का भी कोई डाउट है तो बताओ।
सर आप ही बोले थे कि बेसिक कंडीशन चेक करिए, मैंने कहा वेरी गुड, बोले थे। बेसिक कंडीशन क्या होती है सर? बेसिक कंडीशन तो 60 और 182 दिन वाली होती है। सर ये तो 60 दिन से भी कम रहा, 182 तो भूल ही जाइए, इसका मतलब कि वो रेसिडेंट ही नहीं है। और जब रेसिडेंट नहीं है तो बाकी दिन गिनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी दिन तो हम तब देखते हैं जब वो रेसिडेंट होता है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। लेकिन अब मैं इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहता हूं, और मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल वो 31 जनवरी को आया, 31 जैन को आया। आप लोग चाहो तो उसको नोट कर सकते थे, मैं अभी ये क्वेश्चन को चेंज करके क्या कर रहा हूं, 31 डेज। जैसे ही 31 डेज होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 दिन जनवरी का, 29 दिन फरवरी का और 31 दिन मार्च का। सर 31 और 29 तो हो गए आपके 60, और 60 प्लस 1 कितना हो गया, 61 दिन। इसका मतलब कि सर 61 दिन अगर है तो क्या होगा, देखते हैं। अगर 61 दिन होगा तो जल्दी से बताओ क्या वो रेसिडेंशियल स्टेटस वाली कंडीशन फुलफिल करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? 182 दिन से तो कम है, लेकिन 60 दिन से ज्यादा है। अगर 60 दिन से ज्यादा है तो हम देखेंगे कि पिछले 4 साल में 365 दिन से ऊपर है या नहीं है। पिछले 4 साल का मतलब ये और इसके पहले वाला, इसके पहले का डेटा हमको दिया नहीं है, तो ये तीनों मिला करके 365 दिन से ज्यादा है कि नहीं है। सर 3 साल का बोले तो पहले 16-17 का प्लस 17-18 प्लस 18-19, इसको जोड़ने पे अगर 365 दिन से ज्यादा आता है, इसका मतलब कि वो रेसिडेंट है। इसको सर जोड़ेंगे तो एक आ रहा है 305, उसके बाद से 0 आ रहा है और फिर आ रहा है 184। सर जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये होता है 489 डेज जो है वो 365 डेज से ज्यादा है। और अगर 365 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब कि ये मेरी बेसिक कंडीशन कौन कौन सी, 60 दिन और 365 दिन, 60 और 365 दिन दोनों कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब कि ही इज अ रेसिडेंट। ठीक है सर जैसे ही कोई रेसिडेंट प्रूफ होता है ना, हमारा काम बढ़ जाता है। जैसे ही कोई रेसिडेंट प्रूफ होता है हमारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमें चेक करना होता है वो ROR है या फिर RNOR है। ROR है या फिर RNOR है। ROR के लिए सर 2 कंडीशन ये थी कि 2 बार प्रूफ हो जाए 10 साल में, और 730 दिन या उससे ज्यादा हो जाए 7 साल में। हम आपको रिवीजन कराते रह रहे हैं, यही हमारी एडिशनल कंडीशन थी। और ये दोनों के दोनों हो जाए तो वो ROR, अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं है या दोनों ही नहीं है तो RNOR। यस सर। जल्दी से बताओ, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे बच्चे बताएंगे कि ये ROR है या RNOR है। सारे के सारे अच्छे बच्चे मुझे बताएंगे कि ये ROR है या RNOR है। सर ये तो बड़ा ही इजी है, चूंकि इसके पहले का डेटा दिया नहीं है और वो बोल भी रहा है कि वो चाइनीज डॉक्टर है जो इंडिया में अपॉइंट हुआ है। इसका मतलब कि इसके पहले वो इंडिया में आया नहीं होगा, और जब इसके पहले वो इंडिया में आया नहीं होगा तो इसका मतलब कि इसके पहले वो कितने साल रहा हो, कितने दिन रहा होगा, निल। यानी कि अब तक वो रहा है 489 दिन प्लस 0, यानी कि टोटल कितना दिन रहा, 489 दिन रहा। और अगर वो 49 डेज है तो वो 730 दिन से क्या है, कम है। वो 730 डेज से क्या है, कम है। तो सर 730 डेज से अगर वो कम है, इसका मतलब कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और मैंने बताया था कि दोनों में से कोई भी एक नहीं करता है तो वो क्या बन जाता है, RNOR। यानी कि ये व्यक्ति जो है वो क्या है, RNOR है। खत्म। क्या कोई समस्या है? बिल्कुल इजीली है, इजीली वे में हम लोग पूरा क्वेश्चन समझ गए, और मेरे ख्याल से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप सारे के सारे लोग
बाकी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा रेसिडेंशियल स्टेटस की, और इसके बाद से अगर कोई इश्यूज होंगे तो हम उसको भी हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी बहुत रेलेवेंट क्लास है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, कि कब कौन सी इनकम को हम इसकी इनकम मानेंगे और किस किस केस में क्या क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।